सेक्शन 149 सब क्लॉज 3 से शुरू करते हैं। ये प्रोविजन कहती है कि हर कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जिसने उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में टोटल मिलाकर कम से कम 182 डेज स्टे किया हो। ये रूल क्यों है? सोचो, अगर किसी कंपनी का पूरा बोर्ड विदेश में बैठा हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई लीगल वायोलेशन हो तो अथॉरिटीज किसे पकड़ेंगी? इसीलिए लॉ कहती है कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंडिया की जुरिस्डिक्शन के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लॉ रेसिडेंट मांगती है, सिटीजन नहीं। मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के बोर्ड में 100% फॉरेन नेशनल्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उनमें से एक को इंडिया में 182 डेज रहना होगा। एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश, एक जापानीज कोई भी हो सकता है, बशर्ते वो इंडिया में 182 डेज रहे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये रेजिडेंसी करंट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखी जाती है। पुराने फ्रेमवर्क में ये प्रीवियस कैलेंडर ईयर देखते थे, जो बहुत इलॉजिकल था। अब करंट FY देखते हैं। ये एक डेलिब्रेट और लॉजिकल चेंज है। अब सवाल ये है, अगर कंपनी नई बनी हो और पूरे साल एग्जिस्ट ही ना करे तो क्या उसे भी पूरे 182 डेज चाहिए? बताओ स्टूडेंट्स। नहीं, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेट होती है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज कंपनी एग्जिस्टेड इन FY इंटू 182 डिवाइडेड बाय 365। मान लो कंपनी 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई तो वो उस FY में रफली 90 डेज एग्जिस्ट करेगी। जनवरी के 31 प्लस फरवरी के 28 प्लस मार्च के 31। तो कैलकुलेशन होगी 90 इंटू 182 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज। अगर डायरेक्टर सिर्फ 15 डेज रहा तो ये डायरेक्ट वायलेशन है कंपनीज एक्ट का। एक एग्जाम क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन October 1st, हाउ मेनी डेज मस्ट द रेजिडेंट डायरेक्टर स्टे? अक्टूबर से मार्च तक रफली 6 मंथ्स बचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 182 डेज होते हैं उस पीरियड में। तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन से आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज। अब सेक्शन 149 सब क्लॉज 4 पर आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी IDs। पहले समझो इनकी ज़रूरत क्यों है। कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास मैसिव स्टेक्स होती है। वो अपने फ़ायदे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए नुकसानदेह हो। तो IDs का काम है बोर्ड को मॉनिटर करना, अनबायस्ड ओपिनियन देना और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन करना। अब एप्लीकेबिलिटी याद करने का सबसे आसान तरीका है 10, 50, 100 का मेमोरी पैलेस। स्टूडेंट्स इसे दिमाग में बिठा लो। 1. लिस्टेड कंपनीज, टोटल डायरेक्टर्स का कम से कम 1/3 ID होने चाहिए। अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 इज इक्वल टू 3.33, राउंड अप करेंगे तो 4 IDs चाहिए। 2. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, कम से कम 2 IDs चाहिए अगर इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो। पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 crore रुपीज, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 crore रुपीज, टर्नओवर ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 crore रुपीज। रुको, यहाँ एक बहुत ट्रिकी एग्जाम ट्रैप है। क्या हो अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एग्जैक्टली 50 करोड़ रुपीस हों? क्या उसे IDs अपॉइंट करने होंगे? बिल्कुल नहीं। 50 crore रुपीस की लिमिट स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है, मतलब ग्रेटर दैन 50 crore। अगर एग्जैक्टली 50 crore है तो ये थ्रेशोल्ड ट्रिगर नहीं होती, लेकिन 10 crore रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल और 100 crore रुपीस टर्नओवर के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी इक्वल टू भी चलेगा। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये रेजिडेंसी क्राइटेरिया कब असेस करते हैं? ये लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर देखा जाता है। और एक बार ये ट्रिगर हो गया तो ये पॉइजन की तरह सिस्टम में बैठ जाता है। कंपनी को 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक IDs मेंटेन करने होंगे, भले ही अगले साल फाइनेंशियल्स इन लिमिट्स से नीचे आ जाएं। और ये 3 ईयर रूल कब खत्म होगा? सिर्फ तब जब कंपनी तीनों क्राइटेरिया में से एक भी 3 लगातार साल तक पूरा ना करे। एक भी क्राइटेरियन अगर किसी साल फुलफिल हो रहा है तो ऑब्लिगेशन बनी रहती है। अब एक ओवरराइडिंग रूल, सेक्शंस 177 और 178 की बात करें तो ऑडिट कमेटी और NRC के लिए भी यही 10, 50, 100 क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर ऑडिट कमेटी को मेजॉरिटी IDs चाहिए और उसके लिए जितने IDs की ज़रूरत है वो सेक्शन 149(4) से ज़्यादा है तो हायर नंबर प्रिवेल करेगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक कंपनी में 8 मेंबर ऑडिट कमेटी है, मेजॉरिटी यानी 5 IDs चाहिए, लेकिन सेक्शन 149(4) सिर्फ 2 IDs रिक्वायर करता है, तो कंपनी कितने IDs अपॉइंट करेगी? 5 IDs, हायर रिक्वायरमेंट हमेशा प्रिवेल करेगी। ये क्वेश्चन PCSJ और सेबी लीगल में आ सकता है। अब एग्जेम्पशंस भी जान लो। कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को IDs अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज और डोमेंट कंपनीज, इन पर कंप्लायंस कॉस्ट डालना लीगली और फाइनेंशियली इम्प्रैक्टिकल माना गया है। अब IDs का टेन्योर समझते हैं। 1. एक ID को मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ये एक टर्म है।
2, अगर 2 साल के लिए अपॉइंट किया तो भी एक पूरा टर्म एग्जॉस्ट हो गया, बाकी 3 इयर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। 3, कोई भी आईडी मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व कर सकता है। 4, दूसरे टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। और 2 टर्म्स के बाद सोचो स्टूडेंट्स। 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी है। इस दौरान वो पर्सन उस कंपनी से किसी भी कैपेसिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकता, न कंसल्टेंट बन सकता है, न एडवाइजर, कुछ नहीं। अब डिक्लेरेशंस की बात करते हैं। आईडी को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी होती है। 1, जब वो पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करे। 2, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में। 3, जब भी कोई ऐसी सर्कमस्टांस बदले जो उनकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करे। और आईडीज को रिटायरमेंट बाय रोटेशन से पूरी तरह एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 152(6) के तहत। रोटेशनल रिटायरमेंट कैलकुलेट करते वक्त आईडीज को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट ही नहीं करते। डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल्स को बार बार रीअपॉइंटमेंट हर्डल से गुजारना इम्प्रैक्टिकल और डिसरिस्पेक्टफुल माना गया है। अब रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्या मिल सकता है आईडीज को? 1, सिटिंग फीस प्रति मीटिंग मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। 2, रीइंबर्समेंट ट्रैवल, होटल और मीटिंग एक्सपेंसेस का। 3, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन नेट प्रॉफिट्स का मैक्सिमम 1% तक नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। और एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, आईडीज को एसऑप्स यानी स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आईडी की पर्सनल वेल्थ कंपनी के शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस से जुड़ गई तो उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। वो वही डिसीजन सपोर्ट करने लगेंगे जिससे स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा हो या ना हो। अब लायबिलिटी का क्वेश्चन। क्या आईडीज ऑटोमेटिकली लायबल होते हैं कंपनी के डिफॉल्ट्स के लिए? नहीं, आईडीज डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज नहीं करते, इसलिए वो ऑटोमेटिकली लायबल नहीं है। उन्हें तभी लायबल माना जाएगा जब इल्लीगल एक्ट उनकी डायरेक्ट नॉलेज, कंसेंट या कनाइवेंस से हुआ हो, या उन्होंने किसी रेज्ड फ्लैग के बावजूद डिलिजेंटली एक्ट नहीं किया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले बेसिक एक्सक्लूजन समझो। कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो होल्ड करने वाला व्यक्ति कभी आईडी नहीं बन सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नहीं बन सकता आईडी। होल टाइम डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकता आईडी। नॉमिनी डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया हो, वो भी नहीं बन सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति में इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए और एक्सपर्टीज इनमें से किसी एक फील्ड में होनी चाहिए। फाइनेंस, लॉ, सेल्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या टेक्निकल ऑपरेशंस। अगर इन फील्ड्स में से किसी में भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो वो आईडी बनने के लिए इनएलिजिबल है। अब आते हैं प्रमोटर और डायरेक्टर कंस्ट्रेंट्स पर। ये सेक्शन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनो। यहाँ 2 अलग अलग रूल्स हैं, एक खुद उस इंडिविजुअल के लिए और एक उसके रिलेटिव्स के लिए, और दोनों रूल्स अलग अलग हैं। इंडिविजुअल के लिए वो व्यक्ति उस कंपनी का या उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी, इन सबको मिलाकर हम CHSA कहेंगे, का प्रमोटर इज और वॉज नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों देखे जाते हैं। 10 साल पहले प्रमोटर था तो भी डिस्क्वालीफाइड। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। सोचो अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले उस कंपनी का प्रमोटर था तो क्या वो अब आईडी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज है इज और वॉज, यानी टाइम की कोई लिमिट नहीं है। चाहे 5 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, एक बार प्रमोटर रहा तो आईडी कभी नहीं बन सकता। ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है इस सेक्शन में। अब रिलेटिव्स के लिए रूल, और यहाँ ध्यान दो क्योंकि ये इंडिविजुअल वाले रूल से बिल्कुल अलग है। रिलेटिव अगर करंटली प्रमोटर या डायरेक्टर है तो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड, लेकिन अगर रिलेटिव पहले डायरेक्टर या प्रमोटर था और अब नहीं है तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। मतलब रिलेटिव्स के लिए सिर्फ प्रेजेंट देखा जाता है, पास्ट नहीं। इंडिविजुअल के लिए पास्ट भी देखा जाता है। तो एक एग्जाम क्वेश्चन बनता है, किसी आईडी के भाई ने पिछले साल कंपनी से रिजाइन कर दिया, क्या वो आईडी एलिजिबल है? हाँ, एलिजिबल है, क्योंकि रिलेटिव्स की रिस्ट्रिक्शन करंटली होल्ड करने वाली पोजीशन पर है। भाई अब डायरेक्टर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं पेक्यूनरी यानी फाइनेंशियल रिलेशनशिप लिमिट्स की। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं और नंबर्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए उस व्यक्ति का कंपनी, उसकी CHSA या उनके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के साथ कोई मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये देखा जाता है करंट फाइनेंशियल ईयर और उससे पहले के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। डायरेक्टर के रूप में रेम्यूनरेशन लेना ये बिल्कुल परमिसिबल है, इससे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से पहले अगर 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन हुआ तो डिस्क्वालिफाइड। अब ये स्ट्रिक्ट रूल हटा दिया गया है। अब रूल ये है, अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं बशर्ते वो उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम के 10% से ज्यादा ना हो।
तो अगर किसी आईडी कैंडिडेट की टोटल इनकम 20 लाख है तो वो कंपनी के साथ मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकता है? मैक्सिमम 2 लाख रुपए यानी टोटल इनकम का 10%। इससे ज्यादा हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन। अब रिलेटिव्स के लिए फाइनेंशियल लिमिट्स, यहाँ 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, सबको याद रखो। सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट, रिलेटिव कंपनी या उसकी सीएचएसए में सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है। लिमिट है फेस वैल्यू में 50 लाख या कंपनी की पेड अप कैपिटल का 2%, जो भी एप्लीकेबल हो। इंडेटेडनेस या गारंटी, रिलेटिव की इंडेटेडनेस या गारंटी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शंस, कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटिव की ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम का 2% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे अकेले हो या ऊपर वाली लिमिट्स के साथ मिलाकर। ये सब देखा जाता है करंट और 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी आईडी कैंडिडेट की स्पाउस कंपनी में 10 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड करती है, क्या कैंडिडेट एलिजिबल है? हाँ, एलिजिबल है। रिलेटिव्स के लिए सिक्योरिटीज लिमिट 50 लाख तक है, 10 लाख उससे बहुत कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और केएमपी रिस्ट्रिक्शंस की। यहाँ भी इंडिविजुअल और रिलेटिव के लिए अलग अलग रूल्स हैं। इंडिविजुअल के लिए वो व्यक्ति कंपनी, उसकी सीएचएसए में केएमपी या रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ना अभी ना पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। रिलेटिव्स के लिए, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अगर रिलेटिव केएमपी है या पिछले 3 साल में केएमपी रहा है तो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने एक प्रोविजो ऐड किया, अगर रिलेटिव सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय है, केएमपी नहीं, तो 3 साल की प्रीसीडिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती और कैंडिडेट एलिजिबल रहता है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है केएमपी और रेगुलर एम्प्लॉय के बीच। तो स्टूडेंट सोचो, अगर किसी कैंडिडेट की बेटी उसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, केएमपी नहीं, तो क्या कैंडिडेट आईडी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। 2017 अमेंडमेंट के बाद रेगुलर एम्प्लॉय वाली रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, सिर्फ केएमपी कनेक्शन डिस्क्वालीफाई करता है। अब प्रोफेशनल और कंसल्टिंग फर्म एसोसिएशंस की बात करते हैं। अगर कैंडिडेट किसी प्रोफेशनल फर्म से जुड़ा है जो उस कंपनी को सर्विसेज देती है, तो ऑडिट और कंप्लायंस फर्म्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर्स, अगर कैंडिडेट या उनका रिलेटिव इन फर्म से एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है और वो फर्म कंपनी या उसकी सीएचएसए को सर्विसेज देती है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड है। यहाँ कोई परसेंटेज थ्रेशोल्ड नहीं है, सीधा बैन है। लीगल और कंसल्टिंग फर्म्स, अगर कैंडिडेट या रिलेटिव किसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म से एसोसिएटेड है और वो फर्म कंपनी या सीएचएसए से 10% या उससे ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर अर्न करती है, तो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड है। अगर फीस 10% से कम है तो कैंडिडेट एलिजिबल रहता है। नोटिस करो, ऑडिट फर्म्स के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड। लीगल फर्म्स के लिए 10% का थ्रेशोल्ड है। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन, कोई कैंडिडेट एक लॉ फर्म का पार्टनर है जो उस कंपनी से अपना 5% ग्रॉस टर्नओवर अर्न करती है, क्या कैंडिडेट एलिजिबल है? हाँ, एलिजिबल है। लीगल फर्म की लिमिट 10% या उससे ज़्यादा होने पर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। 5% उससे कम है तो कैंडिडेट क्लियर है। अब 2 लास्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। वोटिंग पावर थ्रेशोल्ड, कैंडिडेट अकेले ही अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर कंपनी का 2% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर नहीं होल्ड कर सकता। यानी अगर कैंडिडेट और उनके रिलेटिव्स मिलकर 2% या ज़्यादा वोट्स कंट्रोल करते हैं, डिस्क्वालिफाइड। और एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी कनेक्शन, अगर कैंडिडेट किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ या डायरेक्टर के लीडरशिप पोजीशन पर है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी अगर वो एनजीओ, कंपनी, उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या सीएचएसए से अपनी टोटल रिसीट्स का 25% या उससे ज़्यादा रिसीव करती हो या उस कंपनी का 2% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती हो। तो एनजीओ में सिर्फ मेंबर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब सीईओ या डायरेक्टर हो और ऊपर वाली 2 कंडीशंस में से कोई एक पूरी हो। ये डिटेल एग्जाम में आ सकती है।